नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। हम सामान्यतः जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का माना जाता है, इस राशि में नीच का माना जाता है। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि कोई ग्रह नीच का होकर भी नीच के समान व्यवहार ना करे? नीच माने थोड़ा सैड हो जाता है, थोड़ा सा जो हम मानते हैं कि भाई इन राशियों में वो उदास रह सकता है। जो एक ग्रह जिसको बोलते हैं कुटुंब के लिए चंद्रमा बना है, तो वृषभ में उच्च का होता है। और जो हाइडिंग मैटर है, अकल्ट है और गुप्त विद्याएं हैं, उसके लिए चंद्रमा नहीं बना है, तो उसके लिए थोड़ा सा सैड होकर काम करता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा चंद्रमा नीच का बैठकर भी बहुत बढ़िया परिणाम दे रहा है और हमें उस अकल्ट से ही कहीं फायदा भी दिलवा रहा है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो आज की इस क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि अगर वृश्चिक में चंद्रमा को नीच का माना जाता है, तो अगर वृश्चिक में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, इसके बावजूद भी कि चंद्रमा नीच राशि में है, इसको कब बलि माना जाएगा? तो बहुत सरल से सूत्र हैं, इनको आप कई अलग अलग ग्रंथों में देख सकते हैं। फल दीपिका में भी इसको आप मिल जाएगा सूत्र आपको, कि अगर सूर्य से चंद्रमा या कोई भी ग्रह थोड़ा सा अंतर बना लेता है तो उसको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है। क्योंकि अस्त होने से जो एक दोष आता है, क्योंकि ये हमारा मन है चंद्रमा, अगर ये अस्त हो जाएगा तो मन कहीं ना कहीं बेचैन रहेगा। तो उस दोष को दूर करने के लिए अगर पहले ही वो पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसा कुंडली में अपने को मिले, तो फिर ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी है कि भाई आपका नीच का चंद्रमा इसीलिए मन बहुत व्याकुल रहेगा, मन बेचैन रहेगा। तो हमने इनमें से एक सूत्र तो ये हो गया कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पर बने हुए हैं या पर्याप्त दूरी पर है। एग्जैक्टली अगर आपको 180 डिग्री नहीं भी मिलता है इन राशियों में या इस राशि में, खासकर मेष राशि में होकर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, तो ये और अच्छा हो जाएगा। कारण क्योंकि तब सूर्य का भी अतिरिक्त बल मिल जाएगा, सूर्य उच्च राशि का हो जाएगा। एक प्रकार से पूर्णिमा के नजदीक के चंद्रमा को और अतिरिक्त बल माना जाता है। या चंद्रमा जहां बैठा है उसका स्वामी भी वहीं आ जाए, उस राशि का स्वामी यानी मंगल। चंद्रमंगल योग तो आप जानते ही हैं। चंद्रमंगल योग सामान्यतः जमीन जायदाद का फायदा दिलाता है, जमीनी सुख दिलाता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और ज़ोडिएक में भौचक्र में कर्क राशि भूमि या भवन की राशि मानी जाती है। तो जब इन दोनों का मिलन होता है और अनुकूल मिलन होता है, माने मंगल ने चंद्रमा का नीच भंग करवा दिया, तो फिर ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो या तो सूर्य से इस प्रकार का संबंध बने या फिर मंगल आ जाए, तो भी नीच के मंगल का प्रभाव शून्य माना जाएगा। या तीसरा और क्या केस हो सकता है कि चंद्रमा और मंगल में राशि परिवर्तन हो गया। तो आपने ये हमारे कई वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, जब भी कभी चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, ये तो फिर भी एक ही लॉबी के प्लैनेट है, ये फीमेल किंग है, ये कमांडर है, ठीक हो गया, तो वो उसको पूरी रिस्पेक्ट देता है। भाई कमांडर का तो काम ही है एस्कॉर्ट करना राजा को। तो अगर राजा के ग्रह परिवर्तन में बैठा है तो वो नीच का होकर भी मंगल ने भी अपना नीच भंग करवा लिया और चंद्रमा ने भी अपना नीच भंग करवा लिया। तो इस प्रकार के अगर परिवर्तन में बैठा हो तो तीसरा सूत्र ये कहता है कि तभी भी वृश्चिक के चंद्र का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो क्या है, मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। ऐसी बेचैनी में कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, ठीक हो गया। हमने कुछ वीडियो में पहले बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो वृश्चिक का लग्न भी लिए है, वृश्चिक का राशि भी लिए हुए है, वो समाज में या तो बहुत अच्छे वो डीप रिसर्च में लगे होंगे जो बहुत रेयर है। और अगर ये बिगड़ जाए कहीं वृश्चिक का चंद्र या वृश्चिक लग्न, तो फिर वो जघन्य अपराधी भी बन सकता है। फिर वो कृत्य कर सकता है जो समाज में कोई
सोच नहीं सकता, जो एकदम गुप्त है, नया है, किसी को पता नहीं है, इस प्रकार के। तो अगर आप इसके बल को समझना चाहते हैं कि वृश्चिक का चंद्रमा कब अपने को दोष मुक्त कर देता है, वो इन परिस्थितियों में अपने को दोष मुक्त कर देता है। ठीक हो गया। और अगर ऐसा परिवर्तन नहीं मिलता तो फिर हम वृश्चिक के सेकेंडरी लॉर्ड को, भाई कई बार क्या होता है, हमारा किसी देश का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी पब्लिक में बहुत धाक है, तो राष्ट्रपति की कमी को उपराष्ट्रपति मैनेज कर लेता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा कमजोरी दिख रही है, राष्ट्रपति उसको मैनेज कर रहा है, यानी बराबर के दो व्यक्ति हैं, एक प्राइमरी लॉर्ड है, प्राइमरी लॉर्ड इतना ताकतवर नहीं है तो सेकेंडरी लॉर्ड संभाल लेगा। तो कहता है अगर वृश्चिक राशि का सेकेंडरी लॉर्ड हम किसको मानते हैं, केतु को, केतु बली हो तो भी वो बात बन जाती है। हम केतु को वैसे अगर वृश्चिक में अकेला बैठा हो तो ज्यादा ठीक मानते हैं। चंद्रमा के साथ हम फिर भी एक दूरी बनाने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा के साथ केतु ना बैठे तो ज्यादा अच्छा, सामान्य था। लेकिन इसमें कोई है, जैसे मैंने बोला ना, हर चीज किसी ना किसी को तो वो पार्ट पर रिसर्च करना ही पड़ेगा जिसको एक व्यक्ति साधारणता अनकॉमन मानता है, उसके बारे में कोई तो उसका जानकार होना चाहिए। इसलिए चंद्रमा और केतु का मिलन कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत अच्छे परिणाम देता है। लेकिन हमारे जो थंब रूल हमने बनाए हैं उनमें चंद्रमा और केतु का मिलन थोड़ा सा अवसाद लाने वाला होता है, डिप्रेशन लाने वाला होता है। तो वो समझना है कि अगर दूरी बनाकर केतु अपना बल बढ़ा ले, अकेला बैठा हो वृश्चिक में तो फिर वो लॉर्ड ही हो गया। लेकिन अगर यहां पर वो, क्योंकि कुजवत केतु होता है, वो सिंह राशि में बैठ जाए तो आप जाहिर सी बात है कि फिर एक्वेरियस में राहु आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। एक्वेरियस में राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है, और यहां लियो में यानी सिंह में वो केतु आ जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन भी बन जाए तो भी हमारा नीच का चंद्रमा काफी हद तक जो बुरे प्रभाव है वो खत्म कर देता है। ठीक हो गया। या फिर हम वर्ग कुंडलियों की मदद से भी इस चंद्रमा के बल को टटोल सकते हैं कि भाई हमें, जैसे हमने पहले ही तय किया कि हम कब कहेंगे कि भाई अब हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जब हमने सारे ये जो हमने अभी नियम बताए उनमें से कोई भी नियम उस चार्ट के चंद्रमा को बल नहीं दे पाया। भाई हमने देखा कि चंद्रमा और सूर्य भी बहुत नजदीक आ गए, ठीक हो गया। और हमने ये भी पाया कि मंगल चंद्रमा का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, साथ आके नहीं बैठ रहे हैं। केतु की भी स्थिति डावाडोल है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमें वर्ग कुंडलियों का सहारा लेना पड़ेगा। और वर्ग कुंडलियों के साथ एक समस्या है, वो उसी व्यक्ति के लिए है वर्ग कुंडलियों का जो सही फायदा है, वो उन व्यक्तियों के लिए जिनके जन्म टाइम की एक्यूरेसी है 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा वो नहीं है। भैया अगर खाली हम नवमांश को भी शामिल कर लें तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 3-4 मिनट में भी बदल जाता है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 से 4 मिनट का एक विंडो है कि शायद 9:03 पर या 9:06 पर, तो फिर हमारा नवमांश जनरली सेम आएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हमें फिर 5-7 मिनट का 10 मिनट का हेर फेर है तो फिर हमारे वर्ग कुंडलियां हमारी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगी, ठीक हो गया। खासकर नवमांश जो तय करता है कि वो प्लैनेट वर्गोत्तम है। अगर चंद्रमा इसी राशि में नवमांश चार्ट में आ जाता है, ठीक हो गया, D9 चार्ट में, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो जिसमें चंद्रमा नीच का माना जाता है उसको उस व्यक्ति ने अपनी खूबी मान लिया। आफ्टर मैरिज चार्ट जिसको कहा जाता है, उसमें व्यक्ति ने उसी तरह जीना सीख लिया, तो बहुत बढ़िया है। बोलते हैं ना भी, जिस प्रकार का आपकी कैपेसिटी है या जिस काम के लिए आप कैपेबल हैं, अगर हमारी इंटरेस्ट भी उसी काम के अनुसार हम बना लें तो बहुत बढ़िया है। अभी पता लगा कैपेबल हम किसी और काम के लिए हैं, माने हमारी जो शक्ति है अलग काम के लिए है, और किसी और काम में हमने अपना इंटरेस्ट जमाया हुआ है, तो ठीक नहीं है। तो इस बात को समझना है कि जब भी कभी कोई वर्गोत्तम बल से बली होता है तो शुरुआत में क्या होता है
कि नहीं मैं वो काम करूंगा। उस जातक के पास बल है लेकिन वो अलग प्रकार का है, लेकिन वो बार बार दूसरी चीज को बल मानता रहता है। अभी बल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो तो वर्गोत्तम ने बोल ही दिया कि सर मिलेगा, क्योंकि वो प्लैनेट उसी सेम राशि में नवमांशा में बैठा है। हम ऐसा बोलते हैं जब कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाता है तो फिर वो नीच का ही क्यों ना हो स्वग्रही समान फल देता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। और स्पेशली इसमें क्योंकि नवमांशा का मतलब ही आफ्टर मैरिज चार्ट होता है तो विवाह के साथ ज्यादा संबंध जोड़ते हैं कि भाई विवाह के बाद उसका सही फायदा मिलेगा। तो हम माने बैठे थे कि भाई हमें तो दक्ष होना है, कोई ऐसा लोगों से मिलने का काम कुछ ऐसा करवाने वाले हैं, या कोई ऐसा मैरिज ब्यूरो, ऐसा काम जहां इंटरैक्शन ज्यादा है, ऐसे काम में मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने थोड़ा टटोला तो मुझे पता लगा नहीं यार मैं तो कैपेबल हूं, मेरी तो जो शक्ति है वो तो अकेले बैठकर किसी काम को रिसर्च करने में मेरी बहुत अच्छी शक्ति है। तो जब मैंने वो पहचान लिया, वो मैंने विवाह के बाद पहचाना, ये क्या बता रहा है कि मेरा वृश्चिक का चंद्रमा मेरे नवमांश में भी वृश्चिक का ही है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये मुख्य रूप से एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, ज्योतिष हमें अपने काम के साथ जोड़ने का प्रयास करती, बस इतना ही है। और कई व्यक्ति जब कंसल्टेशन लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कोई व्यक्ति कुछ ऐसा अभी मैजिक रॉड घुमाएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और प्लैनेट बदल जाएंगे। देखिए हम जब कभी भी कोई ऐसी उम्मीद करते हैं, ये ध्यान रखें, उम्मीद करते कि कोई ऐसा तांत्रिक प्रयोग मैं करूंगा और जिसको हम तांत्रिक प्रयोग माने तामसिक विद्या के रूप में अभी देख रहे हैं, एक सात्विक विद्या वो अलग है, लेकिन अगर कोई तांत्रिक प्रयोग की बात करता है इसका मतलब वो व्यक्ति के मन में अब तमस आ गया है, पाप ही इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को या इस प्रकार के जो भी अपने लिए कृत्य कराना है वो निमंत्रण देता है, ऐसी सोच और बढ़ जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी हमें प्रारब्ध से मिला है उसको एक्सेप्ट कर लें पहले अटेम्प्ट में। कुछ बुरा आता है तो तुरंत भागने का प्रयास नहीं करना, कुछ समय उसको। पनिशमेंट की खूबी क्या है, क्लास में हम किसी को पनिश करते हैं एज अ टीचर, या हमने ऑफिस में किसी को पनिश किया तो वो पनिशमेंट अगर वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है तो पनिशमेंट का ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर वो अलग अलग प्रकार की अप्रोच लेकर आने लग जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं किसी व्यक्ति को बुला लाऊंगा, मैं मतलब हमारे जीवन के लिए भी यही है कि हमें ईश्वर ने कुछ समय के लिए पनिश करने का विचार बनाए, अब वो चाहे 1 दिन है, 10 दिन है, या 20 दिन है, या महीना है, और हम ट्रिक लगाते हैं मैं अभी कोई ऐसा काला जादू करूंगा, कोई ब्लैक मैजिक करूंगा और उससे वो बदल दूंगा। ध्यान रखिएगा आप उस टाइम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे और ज्यादा एक्सटेंडेड कर देंगे। तभी तो क्या है, अगर आप थोड़ा सा कष्ट सह लेते तो आप गंगा जल की तरह पवित्र हो जाते। कहते ये तो कष्ट की खूबी क्या है, कष्ट हमें पुनः पवित्र कर देता। मैंने कोई जीवन में पाप किया है तो भागना कैसा है, फिर तो हमें उसका भोग लेना ही पड़ेगा। अब अच्छा है या बुरा है वो तो बदला तो जा नहीं सकता है वो। और जब हम उसको टालने का प्रयास करते हैं, हमारी कुबुद्धि के कारण ही हम ब्लैक मैजिक की तरफ इंक्लाइंड कर जाते हैं। वो याद रखना है, कोई काले जादू या तामसिक विद्या का प्रयोग प्रारब्ध बदल नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाता तो फिर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा के पद से ही चले जाते। तो ये ध्यान रखना है। ये असल में तमस जीवन में हमारे मन में जब आता है तभी ऐसे लोगों के प्रति हम आकर्षित होने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के किसी भी जब भी कभी हमें कोई प्लैनेटरी मोशन कुछ ऐसा मिलता है और हम उसको ज्योतिष शास्त्र में पाते हैं तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस में बहुत बड़ी सब पाप से निवृत्ति हो जाती है। एक्सेप्ट करता हूं सर आपका 2 महीना कष्टदायक रह सकता है, सर एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध है। और आप यकीन करें जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आपका जो 2 महीने का एक्सटेंशन था वो 15 दिन हो सकता है 2 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक हो गया। वो तो भगवत गीता को आप पढ़िए ना, प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता है, लेकिन इस जन्म का सर्वोत्तम कर्म, अगर हम इस जन्म में सर्वोत्तम कर्म करें तो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ठीक हो गया। वो प्रारब्ध ही समाप्त कर देगा हमारा, हम कुछ और कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। ना हमें पाप का ना हमें पुण्य का कुछ फल नहीं मिलने वाला है।
तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ऐसी मनोवृत्ति बनाई जाए कि भाई हम जो इस प्रकार के सात्विक प्रयोग मैं बिल्कुल करूंगा, कुछ मामले तक राजसी भी, कि कोई ऐसी प्राप्ति के लिए मैं अगर कोई ऐसा तपस्या करता हूं उसमें भी कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं किसी दूसरे को हार्म करके, दूसरे का नुकसान करके, किसी जीव को मारकर मैं अपने लिए फायदा करूं, वो उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि सिर्फ मेरा फायदा। ध्यान रखिए इसमें भी अगर कोई हम अलग अलग प्रकार के कुछ वैदिक सात्विक प्रयोग हैं उनमें अगर कोई ऐसा प्रयोग किया जा रहा है उसमें कुछ हद तक छूट है, लेकिन जहां स्वार्थ सिर्फ मेरा है, मेरे स्वार्थ के लिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, पूरे कुटुंब धरती को बचाने के लिए कहते हैं अगर या किसी ग्राम, वो तो हमारे शास्त्रों में आता है, गांव को बचाने के लिए एक परिवार को अगर अपना आहुति देनी हो तो वो दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मुझे बचने के लिए मैं किसी के प्राण हर लूं, ये तो पूरी तरह तमस है। ठीक हो गया। तो इसीलिए उस वृत्ति में भी अपने को समझना है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं सैनिक, वो पूरी तरह सत्व से निहित है, तो बहुत बड़ा पराक्रम बल है। लेकिन अगर मैं इसी भावना को बदल दूं कि मैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे के प्राण हर लेता हूं, अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई दूसरे के प्राण हर लेता है राष्ट्र की रक्षा के लिए सैनिक के रूप, उसको दोष नहीं है, ये तो सत्व है। लेकिन अगर वही मैं अपने रक्षा के लिए, सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं किसी के प्राण हर रहा हूं अपने फायदे के लिए, तो ये पूरी तरह तमस माना जाए। तो संतर को समझना है ज्योतिष का पूरा पूरा जो फायदा है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दूसरे की बजाय खुद से करने पर ज्यादा विश्वास करेंगे। कि मैं किसी को बोलता हूं वो मेरे लिए कर्म करे, वो मेरे लिए जप करे, वो ठीक है, आपके पास समय कम है, लेकिन एटलीस्ट आप अपने दिन की जो रूटीन है उसको तो अलाइन करो, उसको तो ठीक करो, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो भाई चंद्रमा मन है वो आपका कहां लगना चाहता है, कोई डीप रिसर्च में, अकल्ट में, और इस प्रकार की कोई विद्याएं जो सामान्यतः कोई ऐसा वायरस बनाने का काम है, एंटीवायरस बनाने का काम है, जो बहुत ज्यादा, ये मतलब इसको बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि अगर इसका लग्नेश ऐसे जातकों का कहीं तीसरे भाव के साथ, 11वें भाव के साथ संबंध बनाता, तो ये सॉफ्टवेयर में भी इस प्रकार की रेयर रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन का होता है, 11वां भाव हमारा नेटवर्किंग का होता है। इस प्रकार के साथ मिलाकर देखना है। वृश्चिक के चंद्रमा का जो हमने जो थंब रूल माना है वो दोष इन रूल के साथ पूरी तरह समाप्त हो जाता है और उस वृश्चिक के चंद्रमा को हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैंने कई पुरानी वीडियो में कहा था कि सामान्यतः एक गृहिणी के लिए ग्रह भाव बहुत बढ़िया होता है, कुटुंब भाव बहुत बढ़िया होता है, लेकिन गृहिणी को वृश्चिक राशि में भी स्वीकार किया जाएगा अगर इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, वर्गोत्तम का बल मिल जाता है, चंद्रमा आ जाते हैं, साथ में परिवर्तन हो जाता है, सूर्य चंद्रमा के साथ दूरी बहुत कम है, और माने सूर्य चंद्रमा की दूरी ज्यादा है, 180 डिग्री है तो बहुत बढ़िया है, इससे थोड़ा आसपास भी निकल जाते तो भी बहुत बढ़िया माना जाएगा। राहु केतु की स्थिति, स्पेशली केतु, क्योंकि वृश्चिक लग्न का लग्नेश माना जाता है, वृश्चिक लग्न का स्वामी माना जाता है, केतु की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस पैरेलली उस पार्ट को ध्यान रखना है कि मेरा मन कहीं ना कहीं उस काम में लगना ही लगना है, तो क्यों ना मैं उसको पूरी तरह सत्व गुप्तता में लगा दूं। भाई गुप्त होने के भी कई रूप हैं। एक होता है गुप्तता रखता है व्यक्ति, किसी ऐसे जघन्य अपराधी है वो गुप्तता बनाए रखता है, या कोई षड्यंत्रकारी है, और कोई ऐसा भी गुप्त रखता है कि जो देश की सेवा में लगा है, किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है और पूरी तरह गुप्त रहकर कार्य करता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है और अपने मन को उसी प्रकार से चलायमान रखना है जैसा ये चाहता है, हमारा जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसा चाहता है। तो पैरेलली कुछ ऐसे वर्क, कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि हमें कुछ ऐसा काम मिल गया है, हमें ऐसा लगता है ये कैसे गुप्त हो सकता है, तो फिर इसका सीधा अर्थ यही है कि ईश्वर हमसे चाहता है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ पैरेलली समाज के लिए, जैसे कई दफा एक अध्यापक है, अब अध्यापक गुप्त रहकर तो नहीं पढ़ा सकता है, अध्यापक को तो सामान्यतः सबके सामने आना ही पड़ता है,
लेकिन अगर अध्यापक का चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर नीच का है, इसका एक सीधा सा अर्थ है ऐसे अध्यापक को अपने जीवन में गुप्त चीजों पर या जो पर्दा पड़ा है जिन विषयों पर उनमें अगर वो रिसर्च नहीं करेगा तो वो उसका मन तृप्त नहीं रहेगा। तो बढ़िया है ना, वो लेक्चर ले, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने आए, लेकिन उसको जीवन में कम से कम डेली रूटीन में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उन चीजों को रिजॉल्व करने में, उन चीजों के ऊपर रिसर्च करने में लगाना है जो सामान्यतः लोगों को पता नहीं, तो वो खुद भी प्रसन्न रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कब हमें एक मतलब एक मोटा नियम यह है कि वृश्चिक का चंद्रमा किसी के लिए भी हो, कोई भी वृश्चिक के चंद्रमा वाला हो, उसको अगर वो एक्सप्लोर करता है गुप्त चीजों को, गुप्त विद्याओं को, गुप्त ज्ञान को, तो वो बड़ा तृप्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो ये सब पर लागू है, चाहे उसका ये सूत्र नहीं भी उस चार्ट पे लगता तभी भी वो प्रसन्न रहेगा। ठीक हो गया। तो डेबिलिटेटेड मून या जिसको नीच का चंद्रमा कहते हैं या अप्रसन्न चंद्रमा जिसको बोलते हैं, वो चंद्रमा भी प्रसन्न सा दिखाई देता है अगर उस पर ये सूत्र लग जाते हैं। आज हमने नीच के चंद्रमा मुख्य रूप से विषय में रखें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।